नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और साथियों, इसी को लेकर इकाई द्वितीय है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन, ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो हमारे क्षेत्र विशेष में उपलब्ध हैं या हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे विद्यार्थियों के, हमारे स्टूडेंट्स की अधिगम में, लर्निंग में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो साथियों, इस इकाई के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसी इकाई के तहत हमारा जो प्रकरण आज का है वो है विज्ञान क्लब की गतिविधियां। साथियों, विज्ञान क्लब के संगठन को लेकर हमने इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था। और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं विज्ञान क्लब में का गठन तो हमने कर दिया भाई, हमने अध्यक्ष बनाया, उसका जो मतलब विज्ञान के समस्त जो विद्यार्थी हैं उनको सदस्यता के रूप में हमने ग्रहण करवाते हैं और विज्ञान क्लब का संगठन बन जाता है। और उस विज्ञान क्लब में कौन कौन सी गतिविधियों का प्रमुख रूप से आयोजन किया जाएगा, तो उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले अध्ययन हम करने जा रहे हैं हमारा जो विज्ञान क्लब की जो गतिविधियां हैं। सर्वप्रथम विज्ञान क्लब की गतिविधियां। नंबर 1, वैज्ञानिक परिभ्रमण का आयोजन करना। वैज्ञानिक परिभ्रमण का आयोजन करना। तो साथियों, जैसा कि आपको बिल्कुल ये बात सत्य और प्रमाणिक बात पता भी है आपको कि बालकों को जब तक हम एक एजुकेशनल टूर पे हम ना लेके जाएंगे तो बालकों में उन्हें किसी भी अवधारणा को समझने में समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। यदि हम किसी अवधारणा को, एक तो हम सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल समझाते हैं और एक उसी धारणा को, उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को यदि हम भ्रमण के द्वारा, एजुकेशनल टूर के द्वारा यदि उस धारणाओं को क्लियर किया जाए, स्पष्ट किया जाए, तो वो ज्ञान एक सशक्त एवं स्थायी ज्ञान होता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ऐसे किस प्रकार से हम उस ज्ञान की, उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को हम बालकों में स्थायी रूप से स्पष्ट कर सके। तो भ्रमण के अंतर्गत हम ये भी मान सकते हैं कि भ्रमण के अंदर स्वयं करके सीखने वाला सिद्धांत भी कार्य करेगा। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं हमारे प्रकरण में जो मुख्य बिंदु दिया हुआ है। प्रथम रूप से वो बिंदु ये कहता है कि वैज्ञानिक परिभ्रमण का आयोजन करना, मतलब वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टूर है उसका आयोजन वहां पर करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए उसके बारे में। विज्ञान मेले, प्रदर्शनी आदि हमारे विज्ञान क्लब के द्वारा आसपास के क्षेत्र विशेष के आसपास होने वाले, या मतलब यदि हमारी पहुंच हो तो दूर के भी विज्ञान मेलों का आयोजन जहाँ हो रहा है, हमें वहाँ सदस्यों को लेकर जाना चाहिए, या फिर स्वयं की अपने स्तर पे भी विज्ञान मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। एक तो विज्ञान मेले और वैज्ञानिक जो प्रदर्शनियां होती हैं, विज्ञान मॉडल, चार्ट इत्यादि पर लेकर प्रदर्शनियां होती हैं, तो उन प्रदर्शनी में भी हमें अपना एक सहभागिता का निर्वाह करना है, हमें वहाँ पार्टिसिपेशन करना है। और हो सके, प्रयास संभव हो सके तो विज्ञान क्लब के अंतर्गत उसे आयोजन करवाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब आते हैं हम द्वितीय बिंदु की ओर। दूसरा जो बिंदु हमारा ये कहता है कि प्रायोजना को लेकर सदस्यों के समूह द्वारा, प्रायोजना को लेकर सदस्यों के समूह द्वारा उस पर कार्य करना। भाई, कोई भी प्रायोजना है, कोई प्रोजेक्ट है, उस पर समूह के सदस्यों को साथ में मिलाकर उस पर एक टीम वर्क करना, उस पर कार्य करना। एक टीम वर्क किस प्रकार से होता है, उस पर कार्य करना कोई प्रोजेक्ट के द्वारा। वो प्रोजेक्ट किस प्रकार से हो सकते हैं हमारे लिए,
जैसे साबुन बनाना, शरबत, स्याही, इंक, मंजन जो हम एक सूखे दांतों की सफाई के लिए मंजन काम में लेते हैं, उसका निर्माण करना। पॉलिश है, पॉलिश चाहे वो मतलब जूतों के लिए हो, लकड़ी के लिए हो, या किसी मतलब पॉलिश का निर्माण कर सकते हैं। या फिर स्क्वैश है, चौक है, इत्यादि का निर्माण आप कर सकते हैं। और इनका निर्माण करके आप अपने क्लब को कुछ इससे आय की भी वृद्धि होगी, कुछ आय प्राप्ति होगी, साथ में आपके एक टीम वर्क भी बनेगा और साथ में बच्चे खुद करके सीखेंगे उन चीज़ों को, और जीवन में एक स्वावलंबी बनने की शिक्षा भी हमें प्राप्त होती है। और एक ही बहुत ही वैज्ञानिक क्लब हमारे सामने गतिविधि आधारित होगा। उसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जो समक्ष हैं वो इस प्रकार से हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना। टीचिंग लर्निंग जो टीचिंग एड्स है वो तैयार करना। टीचिंग लर्निंग शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना। जो कौन कौन सी सहायक सामग्री है आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब होता है साथियों, प्रतिदर्श से मेरा तात्पर्य है कि मॉडल से कोई भी आपने मॉडल तैयार किया है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी मॉडल को तैयार किया है, मतलब आप जैसे जेम्स रोड के जो भाल का इंजन था उसका एक मॉडल है, या फिर आप ये मान लीजिए कि कोई मशीन है वो कैसे कार्य करेगी, या फिर गतिज ऊर्जा कैसे प्रवर्धित होगी, या फिर यांत्रिक ऊर्जा कैसे प्रवर्धित होगी, या फिर नाभिकीय ऊर्जा का मॉडल किस प्रकार से कार्य करेगा, परमाणु ऊर्जा का मॉडल किस प्रकार से कार्य करेगा। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि आप जैसे पृथ्वी का छोटा रूप है वो पृथ्वी की आकृति किस प्रकार से होगी, तो ग्लोब जो है हमारे सामने वो भी एक मॉडल है बिल्कुल। या फिर आपने देखा होगा किसी भवनों का या किसी बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल हमारे सामने होता है कि ये बनकर इस तरह से तैयार हमारे सामने होगा। तो छोटा जो बिल्कुल उसी के अनुरूप दिखता है, मतलब उसकी कॉपी होती है। जैसे हम मकान का नक्शा बनाते हैं तो नक्शे की कॉपी कैसे होती है, उसके अनुरूप ही नक्शा बनता है, तो बिल्कुल उसका नक्शा बनता है पेपर पे। लेकिन किसी चीज पर, किसी भी फ्लैट पे या मतलब किसी हार्ड बोर्ड पर आपको उसका बिल्कुल प्रतिरूप बनाया जाता है, छोटा सा रूप एक नमूने के रूप में, एक प्रतिरूप में, एक पैटर्न के रूप में, तो वो कहलाएगा मॉडल। चार्ट आप किसी उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप किस प्रकार के चार्ट द्वारा उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे डिस्प्ले करके हम उसे बालकों को सिखा सकते हैं। एक डिस्प्ले वाली सामग्री है। उसके बाद में है उपकरण, जो इक्विपमेंट्स हैं। हम इक्विपमेंट्स निर्माण करके भी बालकों की सीखने सिखाने की जो धारणाएं हैं उनमें हम वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि विज्ञान के बालकों के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं, प्रयोग के लिए उन्हें उपकरण सहायता पहुंचाते हैं, तो उन परिस्थिति से लेकर बड़े से बड़े उपकरण के लिए हम उनका निर्माण कर सकते हैं। तो हमें ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि होगी। यदि जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा वो हुनर अभी नहीं आया है, तो जैसे ज्योग्राफी के बच्चे जो बालक होते हैं वो एक ट्राइपॉड टाइप मतलब जो स्टैंड होता है ज्योग्राफी का, सर्वेयर स्टैंड बोलते हैं इसको, वो है, ड्रेसिंग टेबल है, या फिर जो जरीब है, फीता है, इससे बना सकते हैं। या फिर आप जैसे कि टीचिंग सहायक सामग्री में जैसे आप बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, चार्ट है, इनके द्वारा भी बना सकते हैं। ग्राफ के बारे में, यदि आप किसी ग्राफ के द्वारा भी किसी कॉन्सेप्ट को या बेसिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, तो आपको ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाना चाहते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। हम मानव पाचन तंत्र के बारे में बता सकते हैं कि मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करेगा। हम मस्तिष्क की संरचना के बारे में ग्राफ के द्वारा या मॉडल के द्वारा बता सकते हैं। हम हृदय की, जो हमारा हृदय है, हार्ट है, वो किस प्रकार से पंपिंग करता है, कार्य करता है, उसका जो
कार्य करने की जो शक्ति किस प्रकार से है, तो उस संरचना को हम चार्ट या मॉडल द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम चित्र के द्वारा भी अपने विभिन्न रंगों के द्वारा इस्तेमाल के द्वारा भी हम उस अवधारणा को सिखाने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे उपकरण को लेकर, ऐसी सहायक सामग्री को लेकर हम विज्ञान क्लब में उसका निर्माण करके हम विज्ञान क्लब की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। ठीक अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है और वो नंबर 4 पे, मौसम संबंधी अध्ययन के लिए रिकॉर्ड रखना। कोई यदि हम विज्ञान के लिए मौसम संबंधी गतिविधियों को, एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसा है प्रतिदिन का तापमान, पर डे जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से है, उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जैसे वो टेम्परेचर हाई है या लो है, दोनों ही स्थितियों को हम वहाँ पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वायुदाब है, वायुदाब कितना है और उसको भी हम रिकॉर्ड करके, कितना है उसको नाप करके रिकॉर्ड करके हम वहाँ पर उसका रिकॉर्ड हम अपने आवास में संभाल के रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्द्रता, कि मौसम में कितनी आर्द्रता है, उस आर्द्रता के बारे में भी हम अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि हमें मौसम की अगली स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक उसी प्रकार से वर्षा की मात्रा, कि हमारे क्षेत्र विशेष में कितने सेंटीमीटर प्रति वर्षा का जो औसत है, ठीक प्रतिदिन का वर्षा का औसत कितना है, या पिछले 10 सालों की वर्षा का औसत कितना रहा होगा, या किस प्रकार से वर्षा होती है तो हमारे पास वर्षा का कितना भाग हमें प्राप्त होता है, तो उसका भी रिकॉर्ड हम वर्षा का भी रिकॉर्ड हमारे पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बादलों की स्थिति के बारे में, हम बादलों की स्थिति एवं मेघों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आदि के बारे में पता लगा कि उनके आंकड़ों को हम संग्रहण कर सकते हैं, और एवं मौसम विभाग की द्वारा हम जो प्राप्त आंकड़े हैं उनको भी एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं, ताकि हमें अपने जो जिस विषय में हम तैयारी कर रहे हैं या उसका रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। तो साथियों, मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही, और इसी के बारे में हम अगले वीडियो कक्षा में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।